प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हे मातृतुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यतासी, सपूत मातृभूमि के रुकोन शूर साहसी। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यतासी, सपूत मातृभूमि के रुकोन शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। मातृतुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यतासी, सपूत मातृभूमि के रुकोन शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। 1930s में करोड़ों भारतवासियों को स्वतंत्रता का आह्वान करते हुए बड़े चलो वाला नारा देने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की थी ये कविता। 1889 में पुण्य नगरी बनारस में जयशंकर जी का जन्म हुआ। संस्कार और संस्कृति का शहर बनारस, माँ गंगा का प्रसाद बनारस, ऐसे पुण्य नगरी बनारस में जयशंकर जी के पिता जाने माने व्यक्ति थे। उनका बड़ा कारोबार था और सुंघने साहू के नाम से परिवार जाना जाता था। जयशंकर जी के पिता काफ़ी दानी व्यक्ति थे और बचपन से ही जयशंकर जी को काव्य रचना के प्रति आसक्ति थी और उनके पिता इसे प्रोत्साहित भी करते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश पिताजी की मृत्यु आकस्मिक रूप से हुई और परिवार ऋण में फंसता गया और कच्ची उम्र में ही प्रसाद जी को पारिवारिक व्यवसाय संभालना पड़ा। व्यवसाय में उनका मन नहीं लगता था। जब भी बही खाता लिखने लगते, उसके पीछे उस कागज़ में वे काव्य रचना करने लगते और इस प्रकार उनका व्यवसाय में रुचि न लेकर कविता लिखना परिवार के अन्य सदस्यों के बीच खींच उत्पन्न हुआ और उन्हें बाद में चुपके से कलाधर के तूलिका नाम में अपनी कविता लिखनी पड़ी। इस प्रकार उन्होंने अपना तूलिका नाम कलाधर अपनाया। बाद में उनका पेन नेम प्रसाद बना। प्रसाद जी के जीवन संघर्ष से सीखने लायक भी बहुत कुछ है। 8वीं कक्षा तक ही उनकी नियमित रूप से उनकी शिक्षा हो पाई। बाद में संस्कृत, अंग्रेज़ी, उर्दू, फारसी का अध्ययन उन्होंने स्वयं किया। वेद, उपनिषद, दर्शन, धर्म, इन सभी का अध्ययन उन्होंने स्वयं किया और इसका सीधा प्रभाव उनके लेखन में हम देख सकते हैं, जो हम पाठकों के लिए अमृत तत्व बनकर सामने आया। नाटक लेखन में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार थे जयशंकर प्रसाद। उनका स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त वगैरह नाटक आज भी पाठक काफ़ी रुचि से पढ़ते हैं।
जयशंकर प्रसाद जी हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में एक माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रससिद्ध धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई। कविता उनकी साधना थी। जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना 1936 में प्रकाशित हुई। 15 सर्गों में विभाजित इस महाकाव्य में मानव मन की विविध अंतर्वृत्तियों का क्रमिक उन्मीलन इस कौशल से किया गया है कि मानव सृष्टि के आदि से अंत तक के जीवन के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास भी स्पष्ट हो जाता है। 1991 में भारत सरकार ने जब जयशंकर प्रसाद जी के सम्मान हेतु एक पोस्टल स्टैम्प जारी किया, तब हम पाएंगे कामायनी का मनु वहाँ ध्यानस्थ बैठे हैं। उस स्टैम्प में उसी का चित्रण है। कामायनी शुरू ही ऐसे होती है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। 1937 में प्रसाद जी का निधन हुआ। हिंदी साहित्य के प्रायः हर विधा पर बराबर अधिकार रखने वाले अद्भुत साहित्य शिल्पी जयशंकर प्रसाद जी की चर्चित कहानी आकाशदीप आज हम ले रहे हैं। पुराने ज़माने में लाइट हाउस नहीं हुआ करते थे, तो फिर जो नाविक समुद्र में जाते थे रात में, उनको जो शोर देखना होता था तो ये आकाशदीप जलाते थे। तो चंपा की माँ भी ऐसी ही करती थी अपने पिता को राह दिखाने के लिए। चंपा यूँ कहती है, मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी के दीपक बाँस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बाँस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती, भगवान मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। तो इस प्रकार ये इस स्मृति में चंपा भी बरसों बाद जब वो द्वीप में रहने लगती है तो वो भी उसी पुण्य स्मृति में आकाशदीप जलाती है। आकाशदीप कहानी इतिहास और कल्पना का सुंदर सामंजस्य है। प्रेम और कर्तव्य के अंतर्द्वंद को दिखाते हुए कहानीकार कर्तव्य का समर्थन करते हुए पाए जाते हैं। चंपा आकाशदीप कहानी का केंद्रीय पात्र है। वो एक क्षत्रिय बालिका है। उसके पिता मणिभद्र नामक एक व्यापारी के अधीनस्थ काम करते थे और उसकी माँ की आकस्मिक मृत्यु के कारण वह अपने पिता के साथ समुद्र में रहती थी। समुद्र में रहती थी मतलब जहाज़ में रहती थी, क्योंकि मणिभद्र भारत से समीप के द्वीपों में सामग्रियां पहुंचाता था, व्यापार करता था। तो करीब 8 बरस से समुद्र ही उसका घर है। चंपा काफ़ी निडर व्यक्तित्व की थी, मतलब शायद उसकी परिस्थितियों ने उसे ऐसे बनाया, मतलब कि बचपन में ही माँ का खोना और समुद्री जीवन की जो कठोरताएं हैं, जो आशंकाओं के बीच रहकर उसका स्वभाव एकदम निडर सा बन गया था। अब होता है नायक का आगमन। यहाँ नायक एक जलदस्यु है। जलदस्यु का मतलब है समुद्री लुटेरा, जो सी पिरेट्स कहते हैं इंग्लिश में। नायक एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत होता है। ये जो जलदस्यु हैं जहाज़ों को लूटते हैं। यहाँ क्या होता है, इस मणिभद्र के जहाज़ में वो लूटने के लिए आता है, लेकिन उसे बंदी बना लिया जाता है और कहानी की शुरुआत इस जलदस्यु
जो कि बुद्धगुप्त है, और चंपा के साथ बातचीत, उन दोनों के बीच जो बातचीत होती है उसी से कहानी शुरू होती है। दोनों अंधेरे में बंदी थे, दोनों को पता नहीं था आपस में कौन है, और चंपा के पिता इन जलदस्युओं से लड़ते लड़ते मारे जाते हैं। और पिता की मृत्यु के बाद मणिभद्र क्या करता है, चंपा से बुरी प्रस्ताव रखता है और चंपा उसका तिरस्कार करती है, और इसी कारण चंपा को मणिभद्र ने बंदी बनाया। तो इस प्रकार चंपा उसी जहाज़ में जहाँ वो रहती थी इतने सालों से, जहाँ उसके पिता काम करते थे, वहीं बंदी बना दी जाती है, और वहाँ आया हुआ जलदस्यु जो इस जहाज़ को लूटने आया था, बुद्धगुप्त भी वहाँ बंदी बना लिया जाता है। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। अब होता यूँ है कि एक बड़ी आंधी आती है और उस आंधी में जहाज़ पूरा उथल पुथल हो जाता है, और दोनों बंदी अपना बंधन खोलने में सफल हो जाते हैं और एक छोटी सी नाव में मुक्त हो जाते हैं। जैसे बड़े बड़े जहाज़ों में छोटे छोटे नाव रखे जाते हैं आज इस प्रकार के इमरजेंसी में भागने के लिए, तो इसी प्रकार वे भी एक छोटे नाव में ये दोनों बंदी भाग जाते हैं, चंपा और बुद्धगुप्त। और इनका नाव पहुंचता है एक द्वीप में, जहां एक अनजान द्वीप में, और वहां पहुंचते ही बुद्धगुप्त उस द्वीप को चंपा द्वीप से नामकरण करते हैं। उसके बुद्धगुप्त के अंदर चंपा के प्रति आकर्षण पैदा होता है। बुद्धगुप्त कहता है वो वास्तव में एक क्षत्रिय है, लेकिन परिस्थितियां वश वो इस प्रकार जलदस्यु बन गया है, और वो चंपा द्वीप में एक नया जीवन शुरू करते हैं। तो इस प्रकार कहानी में प्रसाद जी ने कल्पना और इतिहास का मिश्रण किया है। ये जो द्वीप हैं, जो भारत से जाती थी जहाज़ें सिम्हल की ओर, सिम्हल द्वीप मतलब जो अब श्रीलंका में है, व्यापार चलता था। तो इस प्रकार बुद्धगुप्त और चंपा उस द्वीप में एक नया जीवन शुरू करते हैं। ये चंपा का मनोविज्ञान कुछ अजीब सा था। मतलब वो बुद्धगुप्त के साथ उस द्वीप में रहती तो ज़रूर है, लेकिन उससे विवाह नहीं करती। वो हमेशा एक कटार, एक चाकू लिए घूमती है, क्योंकि उसके मन में ये शंका थी कि उसके पिता की हत्या इसी जलदस्यु ने की है, अर्थात बुद्धगुप्त के हाथों से ही उसके पिता की मृत्यु हुई है। तो वो हमेशा, उसके मन में ये शंका रहता है, और वो हमेशा एक चाकू लेकर घूमा करती है कि इसे मार दे बुद्धगुप्त को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके मन में बुद्धगुप्त के प्रति कोमल विकार भी पैदा होते हैं। जैसे कहानी में यूँ कहा गया है, वो अपनी दासी से पूछती है, महानाविक कब तक आवेंगे, बाहर पूछो तो। चंपा ने कहा, जया चली गई। दूरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रख चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कहा, बुद्धगुप्त। तो ये वाक्य बताते हैं कि उसके मन में बुद्धगुप्त के प्रति कोई प्यार उत्पन्न हुआ है। अब ये कहानी एक तो नाव में इन दोनों का बंदी होना, उसके बाद 5 साल बाद द्वीप में जो होता है, उन घटनाओं का वर्णन इस कहानी में किया गया है। कहानी थोड़ा अजीब सा है, 1930s में लिखा गया कहानी किस प्रकार इस प्रकार के मनोविज्ञान को व्यक्त करता है, थोड़ा अजीब सा लगता है। बुद्धगुप्त पूरा कोशिश करता है कि वो चंपा को खुश रखे। वो कई बार प्रपोज करता है चंपा से, लेकिन चंपा नहीं मानती। बुद्धगुप्त का चंपा के प्रति जो प्यार था वो इन वाक्यों में व्यक्त होता है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता, जो तुम्हारे लिए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है,
नए राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो तो। कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। तो ये बुद्धगुप्त कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बुद्धगुप्त की बातें सुनकर चंपा के मन में, चंपा के हृदय में भी काफ़ी परिवर्तन होता है। लेखक यूँ कहते हैं, उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहाँ एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु इस परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल ली और वो कहती है, बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध की कृपाण अतल जल में डुबो देती हूँ। तो इस प्रकार चंपा जो चाकू वो लेकर घूमती है, जो कृपाण वो लेकर घूमती है बुद्धगुप्त को मारने के लिए, 5 साल से लेकर घूम रही है, उसे समुद्र में फेंक देती है। तो बुद्धगुप्त को क्या लगता है कि बुद्धगुप्त के प्रति उसका जो विद्वेष है वो ख़त्म हो गया हो, क्योंकि बुद्धगुप्त कहता है कि उसके चंपा के पिता की हत्या बुद्धगुप्त के हाथों नहीं हुई। चंपा ये पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करती है और बुद्धगुप्त के विवाह के प्रस्ताव को फिर ठुकरा देती है। और कहानी का अंत काफ़ी अजीब सा होता है। बुद्धगुप्त वापस चंपा द्वीप से वापस भारत आता है और चंपा वहीं रह जाती है उस द्वीप में, वहाँ के निवासियों के साथ। वहाँ आकाशदीप जलाकर, आकाशदीप जलाने के बारे में मैंने पहले भी कहा, आकाशदीप वो अपनी माँ के स्मृति में जलाती है। तो ये कहानी यहाँ इस प्रकार अंत होता है। नायक और नायिका दोनों बंदी थे, आपस में दोनों का मिलन होता है। दोनों एक अनजान द्वीप में जाते हैं, 5 बरस एक साथ रहते हैं, लेकिन विवाह नहीं करते और बुद्धगुप्त वापस भारत आ जाता है, चंपा वहीं रह जाती है। तो ये कहानी काफ़ी अजीब सी लगी, मुझे तो काफ़ी अजीब सी लगी। ओके, तो ये प्रसाद जी की एक काफ़ी चर्चित कहानी है, ആകാശ്ദീപ്. ജയശങ്കർ പ്രസാദ് എഴുതിയ ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണ് ആകാശ്ദീപ്. ഇതിൽ ചമ്പ നഗരിയിലെ ഒരു ക്ഷത്രിയ പെൺകുട്ടി ചമ്പയുടെ സ്റ്റോറിയാണിത് മെയിനായിട്ടും. ചമ്പയുടെ അച്ഛൻ മണിഭദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ വ്യാപാരി, ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ, കപ്പലിൽ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് പല ദ്വീപുകളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന മണിഭദ്രൻ്റെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളുടെ മോളാണ് ചമ്പ. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ മരണശേഷം ചമ്പ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഇതേ കപ്പലിലാണ്, മണിഭദ്രൻ്റെ ഷിപ്പിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 8 വർഷത്തോളം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജീവിതം. ഇപ്പോൾ ചമ്പയുടെ ക്യാരക്ടർ ആ രീതിയിൽ ഭയങ്കര ബോൾഡാണ്. കടലിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത പെരുമാറ്റം കാരണം ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തിലും ഒരു ധൈര്യം വരും. അപ്പോൾ സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നത് ഈ കപ്പൽ ആക്രമിക്കപ്പെടും, ഈ കടൽ കൊള്ളക്കാരെ ആക്രമിക്കും. അതിൽ കടൽ കൊള്ളക്കാരെ ബന്ദികളാക്കും. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ കടൽ കൊള്ളക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ചമ്പയുടെ അച്ഛൻ മരിക്കുകയുണ്ടായി. അച്ഛൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മണിഭദ്രൻ്റെ സ്വഭാവം മാറി. മണിഭദ്രന് ചമ്പയോടൊരു ആകർഷണം തോന്നി. അത് ചമ്പ നിരസിച്ചപ്പോൾ ചമ്പേനെയും അയാൾ കെട്ടി ബന്ധസ്ഥനാക്കി അവിടെ ഇട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് വരികയും ഈ 2 ബന്ദികൾ, ചമ്പയും ഈ ഇതിലെ നായകൻ ബുദ്ധഗുപ്തും, ഇവർ രണ്ടുപേരും രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇവരൊരു ദ്വീപിൽ ചെന്നെത്തും. അവിടെ വിജനമായ ഒരു കുറച്ച് ആദിവാസികൾ മാത്രമുള്ളൊരു ദ്വീപ്. ആ ദ്വീപിനെ ബുദ്ധഗുപ്ത ചമ്പാ ദ്വീപ് എന്ന് പേരിടും. ഇപ്പോൾ ബുദ്ധഗുപ്ത് ബേസിക്കലി ഒരു ക്ഷത്രിയനായിരുന്നു, പക്ഷേ സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് അയാളൊരു കടൽ കൊള്ളക്കാരനായെന്നാണ് ബുദ്ധഗുപ്ത് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റോറി 2 ഭാഗമായിട്ടാണ്. ആദ്യം ഈ കപ്പലിലുള്ള ജീവിതവും, പിന്നെ 5 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇവരവിടെ സെറ്റിലാവുന്നു. ബുദ്ധഗുപ്ത് അവിടെ ആ ദ്വീപിനെ ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യം പോലെ ആക്കിയിട്ട് അവിടുത്തെ നിവാസികളോടെല്ലാം ചമ്പേനെ റാണി എന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് പറയും. ചമ്പയ്ക്ക് അത്രയും റെസ്പെക്റ്റും കൊടുക്കും. അയാൾ അവിടെ വലിയ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കും.
അപ്പോൾ ഈ ചമ്പയുടെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ചമ്പയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു തോന്നലുണ്ട് ഈ ബുദ്ധഗുപ്താണ് തൻ്റെ അച്ഛനെ കൊന്നതെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ചമ്പ എപ്പോഴും കയ്യിലൊരു ചെറിയ കത്തി കരുതും ഈ ബുദ്ധഗുപ്തിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി. മറുവശത്ത് ബുദ്ധഗുപ്തിനോട് അവൾക്ക് അനുരാഗവും തോന്നും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റാണ്. ബുദ്ധഗുപ്ത് പല പ്രാവശ്യവും തൻ്റെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കും, പ്രപ്പോസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ചമ്പ അത് നിരസിക്കും. കാരണം ചമ്പയുടെ ഇന്നർ സെൽഫിൽ ഒരു വശത്ത് ഇതെൻ്റെ അച്ഛനെ കൊന്ന വ്യക്തിയാണെന്നുള്ളൊരു വെറുപ്പും കിടപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യവും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടും ചമ്പ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങനെ ഇവർ 1930s എഴുതിയ സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തന്നെ തോന്നും, അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയും ഒക്കെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇതുള്ളൊരു സ്റ്റോറി എഴുതുക എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ. അപ്പോൾ പിന്നീട് ഈ ഒരിക്കൽ ഇത് ചമ്പ തൻ്റെ ആ കത്തിയെടുത്ത് കടലിലെറിയും, ബുദ്ധഗുപ്ത് കാണുക തന്നെ. കാരണം ബുദ്ധഗുപ്ത് എടുത്ത് പല പ്രാവശ്യവും പറയും ഞാനല്ല നിൻ്റെ അച്ഛനെ കൊന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ചമ്പ അത് എന്നുവെച്ചാൽ ആ കത്തി എറിയുന്ന ആ ഒരു കർമ്മത്തിൽ അവിടെ വെറുപ്പ് മാറിയെന്ന് ബുദ്ധഗുപ്ത് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ എന്നാലും ചമ്പ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അങ്ങനെ ബുദ്ധഗുപ്ത് തിരിച്ച് എല്ലാം പറക്കി കെട്ടിയ ഒരു കപ്പലിൽ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ടാണ്, ഭാരതത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നതും. ചമ്പ അതേ ദ്വീപിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ ആകാശദ്വീപ്, ഈ നാവികർക്ക് വെളിച്ചം കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവിടെ അമ്മയുടെ സ്മൃതി, അമ്മ അച്ഛന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. കടലിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരുടെ വീട്ടുകാർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ആദിയായിരിക്കും തിരിച്ചെത്തുമോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വഴി കാട്ടാൻ വേണ്ടി പണ്ട് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മുളയുടെ മുകളിൽ ദീപം കത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രകാശം കാണിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കപ്പലിലൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക്, വള്ളത്തിലൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രകാശം കണ്ടിട്ട് കര അടുത്തു ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ചമ്പയുടെ അമ്മ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആ ഒരു പുണ്യസ്മൃതിയിലാണ് ചമ്പയും ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം, ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ്. അപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധഗുപ്ത ആക്ച്വലി ആ ദ്വീപിലൊരു നല്ല ഉറപ്പുള്ളൊരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് കെട്ടിക്കൊടുക്കും ചമ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി. പക്ഷേ ചമ്പ ബുദ്ധഗുപ്തൻ്റെ കൂടെ പോകത്തില്ല. ചമ്പ ആ ദ്വീപിൽ തന്നെ അങ്ങ് മരണപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ കഥ അവസാനിക്കുന്നത്.